हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 21 जनवरी 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने देखी होगी तो 7 जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई को, उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के सब्जेक्ट वाइज, जो है मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोग सीरियल वाइज देखते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप जब सीटेट दिसंबर में जब आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा। आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्जाम है वो 2011 से हो रहा है और साल में 2 बार होता है। इसके पहले जब आपका ऑनलाइन हुआ था, यानी सीटेट का जो एग्जाम था वो ऑनलाइन हो रहा था, उस टाइम साल में 1 बार कराया गया था, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा था। इस वजह से 23 शिफ्टों में, क्योंकि सेट करना 23 शिफ्टों 24 शिफ्टों में जो आपका एग्जाम हुआ था। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम ही 2 बार जो हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक 23 पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा, 24 सेट जो यहाँ से मिल जाएगा। तो सिर्फ अगर आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा, पेडागोजी जो आपकी आती है 75 नंबर की, वही जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व किए रहेंगे ना तो एग्जाम में आसानी से कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ नया दिख रहा है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको देखने जरूरी है, समझने जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों ईवीएस का क्लास मैं दे रही हूँ, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी का जो पेज है वो भी अटैच किया हुआ है। तो आप ईवीएस का जो क्वेश्चन है प्लीज जरूर देखिएगा। 30 क्वेश्चन जो आपका ईवीएस आता है ना, वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। तो आप जब उस क्लास को देख लेंगे ना, तो आप जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है, जो अभी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, इसके बाद ये सीडीपी के 15 क्वेश्चन मैं इससे पहले की क्लास में सॉल्व करवा चुकी हूँ। 15 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में, और इसके बाद ईवीएस सॉल्व करवाऊंगे। तो सीरियल वाइज आपका चलेगा। अब जब क्वेश्चन क्लास देखने के बाद आप जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो क्लास है वो टाइम पर आपको मिले और सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है तो टाइम पर मिलती रहे। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले का 15 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि को एक विशेषता कौन सी है? इसमें से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है ये आपको बताना है। फर्स्ट पे दिया गया है, ये केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दोस्तों देखिए, जहाँ पे केवल वर्ड वाय ना वो निगेटिव होता है तो वो आपका वो आंसर नहीं होगा अगर विशेषता पूछ रहा है तो। अगर नहीं यही पूछता कि कौन सी विशेषता नहीं है तो हम इस पर ध्यान देते हैं केवल वाले पे, बट यहाँ पे विशेषता कौन सी है पूछा है तो आपका केवल जो है ये नहीं होगा। सेकंड पे आप देख पा रहे होंगे, यह व्यापक और सामान्य होती है, ये भी नहीं होगा आपका। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, केवल जहां भी आएगा आपको कट कर देना। ये सामयिक और विशिष्ट होती है, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन ए दिया गया अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। सेकंड है विकास सिर से पांव तक होता है। थर्ड है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और फोर्थ दिया गया है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, ये समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्यालय पाठ्यक्रम को अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है अब सीटेट में, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभिकथन ए में दिया गया विद्यालय पाठ्यक्रम को परीक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। वहीं आर में दिया गया है अभ्यर्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्या जो है आर नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए भी सही है और आर भी सही है आपका। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है, तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित
में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? यहाँ पे जहां भी नई वर्ड आएगा आपको अंडरलाइन कर लेना। आप जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको यही करना है। जहां भी नहीं वर्ड दिखेगा आपको अंडरलाइन नहीं या फिर असत्य, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, वो वहां पे हाँ करके चले आते हैं। तो जहां पे नई वर्ड दिखेगा वहां पे हाँ करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, ये पूछा गया है तो ये तो माना जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी होगा तो इसमें नहीं बताना है हमें। थर्ड दिया गया एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, यही आपका जो है नहीं होगा। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी होगा। तो आपसे मूल्यांकन नहीं पूछा है तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य की विशिष्ट विशेषता कौन सी है ये बताना है आपको। इसमें से ऑप्शन ए दिया गया रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ये तो नहीं होगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, इसमें से पठन कौशल्य की बात की गई है कि पठन कौशल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो ध्वन्यात्मक इसको भी देख लेते हैं। शारीरिक समन्वय में कठिनाई पठन पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, ये भी नहीं होगा। तो आपका ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन में जो है मदद करता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि वे जो है प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। सेकंड दिया गया है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। थर्ड दिया गया है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। फोर्थ है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? तो कौन से वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं? नहीं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, बाधिता एक डैश दिया गया है स्थिति है, जबकि अक्षमता एक जो है डैश स्थिति है, ये आपको फिल करना है यहाँ पे। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा जैविक कार्यात्मक, सेकंड पे दिया गया है कार्यात्मक जैविक, और थर्ड पे दिया गया है क्रियात्मक शारीरिक, और फोर्थ पे दिया गया है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। बाधिता एक जो है जैविक स्थिति है, और जबकि अक्षमता एक क्या है? कार्यात्मक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैविक और कार्यात्मक फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया गया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, और सेकंड में दिया गया है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। थर्ड दिया गया है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। फोर्थ दिया गया है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। तो संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली हैं, ये तो नहीं होगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग भी अपने आंसर करते रहिए, और प्लीज रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा का विकास किस प्रकार जो है संसाधित होता है, ये बताना है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, या फिर जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। जोर देना ये नहीं होगा, आपको निगेटिव वर्ड है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, नहीं, मातृभाषा की अवहेलना बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चों की मातृभाषा में ही उनको समझाना है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो जब शिक्षक जो है अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ये बताना है।
फर्स्ट है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, सेकंड है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, थर्ड है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, फोर्थ है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक पूछा है ना कि बाहर, तो आंतरिक आपको बताना है, आप लोग अपने आंसर करिएगा। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से, तो आंतरिक जो पूछा है तो बाहरी तो होगा ही नहीं आपका। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ ये बोला गया है। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, नहीं। तो ये आंतरिक जब पूछा गया यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। इसमें से कौन सा आलंबन के उदाहरण है ये आपको बताना है। बोलकर सोचो, या फिर संकेत और इशारे, या फिर प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। तो इसमें से कौन सा आलंबन के उदाहरण है ये आपको बताना है। बोलकर सोचो तो ये तो होगा ही, संकेत और इशारा ये भी होगा आपका, प्रश्न भी होगा, आधा हल किया कुछ उदाहरण ये भी होगा। रट कर, जहां भी रट आए ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं। रटना, केवल जोर देना किसी चीज पर, तो ये सब नहीं होगा, आपके निगेटिव वर्ड है। तो ए बी सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए बी सी और डी, ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, या फिर शिक्षगामी, या फिर रेखीय, या फिर समीप दूराभिमुख है। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा इसका। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास जो है अराजक है, नहीं शिष्टगामी है, नहीं रेखीय, नहीं समीप दूराभिमुख है। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर, इन 4 टॉपिक से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीछे जो है हम लोगों ने कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, वाइगोस्की से रिलेटेड देख चुके हैं। जिन पियाजे से रिलेटेड नहीं मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, वो बताना है। तो इंद्रियों का समन्वय, या फिर विकेंद्रीकरण, या फिर परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ये बताना है। तो वो है विकेंद्रीकरण, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, रस्सी कूदते समय, ये भी देखिए आपका जिन पियाजे से ही रिलेटेड है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो देखेंगे 2 क्वेश्चन आपका जिन पियाजे से यही हो गया। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी चालक अवस्था में, या फिर पूर्व चलन अवस्था में? आप लोग भी अपने आंसर करिए। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो पूर्व चलन अवस्था में। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। निष्क्रिय रूप से नहीं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसको देख लेते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन जो आप सीडीपी के पूछे गए हैं, ये 21 जनवरी 2024 को, जिससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी वो ईवीएस की मिलेगी। जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ईवीएस की क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, बट दोस्तों कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बार बार सीटेट क्वेश्चन उठा रहा है, उन क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी का पेज अटैच किया है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। सारी क्लास जो है सीरियल वाइज है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि कंटेंट के क्वेश्चन भी पेडागोजी में ऐड कर दिए जा रहे हैं, तो आपको उसका डिटेल पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। फिलहाल
आपके सामने अच्छी खासी वैकेंसी भी आ रही है, DTPLSB भी देखने को मिलेगी, साथ ही बिहार में TRE 4.0 होने जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ताकि अगर आप सीटेट निकल जाएगा तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी आगे कोई वैकेंसी आ रही है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग पूरी मेहनत से जो है पढ़ाई करें, क्योंकि एक नंबर से जिनका नहीं होता है, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो फिर उस दर्द को पछताने के अलावा आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा। इस वजह से पहले से ही तैयारी ऐसी रखिए कि यहाँ पे चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, जैसा कि जनरल का 60% है क्वालिफाई, और वहीं जो रिजर्वेशन वाले हैं OBC, SC, ST, उनका 55% पे है, 82 नंबर चाहिए। तो आप लोग को इतना नहीं लेकर के चलना है कि हाँ 55% पर क्वालिफाई है, 60% पर क्वालिफाई, तो हमें इतना ही चाहिए। नहीं, आप 100+ का टारगेट रखिए। 100+ का टारगेट रखेंगे तो आप क्वालिफाई के ऊपर होंगे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।